वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली। फाइनली इंडिया 4th नंबर की इकोनॉमी बन गया है। तो देखेंगे हमारा पूरा टॉपिक कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी बिगर देन जापान। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था जब हम 4th नंबर के इकोनॉमी बने। ठीक है, देश के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हम 4th नंबर पे आ गए। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है, इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नीति आयोग के सीईओ उन्होंने रिपोर्ट में बताया है। नीति आयोग सीईओ BVR सुब्रमण्यन announced द इंडिया हैज ओवरटेकिंग जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इट्स जीडीपी नाउ रीचिंग 4 ट्रिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो डेटा है बाकी के, हम तो 4 नंबर पे पहुंच ही गए, हमारे ऊपर तीन और है इकोनॉमीज। कौन कौन से कंट्री की हैं देखेंगे। यूएसए की है $30 ट्रिलियन, चाइना की है $20 ट्रिलियन। ये हमसे इनका गैप बहुत ज्यादा है। जबकि यूएसए और चाइना की बात करें तो $10 ट्रिलियन का गैप है, और इंडिया और यूएस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया और अगर चाइना की बात करें तो यहाँ भी कोई कंपैरिजन नहीं है, तो बहुत साल लगेंगे, कई कई सौ साल लग जाएंगे ऐसे, मतलब 1 डेकेड तो लग जाएगा, 10 साल तो लग ही जाएंगे 20 तक पहुंचते पहुंचते, है ना। तो जर्मनी की बात, जर्मनी क्या है 4.74 पे, हम जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएंगे 2027 तक, 2 साल के अंदर हम जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर हम 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। इंडिया जीडीपी एट 4.187 ट्रिलियन, जापान इकोनॉमी मार्जिनली एट 4.186 ट्रिलियन। ये आईएमएफ का डेटा था, अब रिपोर्ट आ चुकी है, कल रिपोर्ट आई थी, तो ये ऑफिशियली डेटा है। ठीक है, अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। ये देखो, इंडिया 100% जीडीपी ग्रोथ इन 10 ईयर स्टन्स द वर्ल्ड। इंडिया की देखो, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, इन सब की रिपोर्ट ये है। अकॉर्डिंग टू द IMF के अकॉर्डिंग इंडिया रीच a GDP of 1.2 trillion in 2007, taking nearly 6 decades since independence 1947 to cross 1 trillion mark. However, the pace accelerated significantly afterward. India became 2 trillion economy by 2024, just 7 years later, and added another $1.2 trillion by 2021. The IMF now forecasts that India's GDP will hit $5.2 trillion by 2027. 2027 में $5 ट्रिलियन के करीब जो हमारी इकोनॉमी है वहां तक पहुंच जाएगी। ये किसका डेटा है? ये IMF का डेटा है, implying a remarkable $2 ट्रिलियन growth with just in 6 years. All right. Context देखो, this developments follow Prime Minister Narendra Modi 2024 please that India would become the world's 3rd largest economy during this 3rd term of his. Currently, only the United States, China, Germany have economies larger than India's. However, if current plan and strategy stay on course, India is projected to become the world's 3rd largest economy within the next 2.5 to 3 ईयर। जब मैंने बताया कि IMF का भी डेटा बोल रहा है कि 2 साल के अंदर इंडिया 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि हमने जो अपनी अचीवमेंट है नवंबर दिसंबर के करीब थी कि हम 4th नंबर पे पहुंच जाएंगे, उसके पहले ही हमने अचीव कर लिया। अभी कि अभी अनाउंस हो गया है ना कि हम 4th नंबर पे पहुंच चुके हैं। The concerning part is that Japan's per capita GDP at $33,960 is vastly higher than India, which stand at just 2880. देखो, ये कंसर्निंग वाली बात है कि कैपिटा, पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा अगर जीडीपी की बात करें तो जापान के हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब इंडिया की बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी कितनी है हमारी? 2880, बस इतनी है। बहुत यहाँ पे थोड़ी चिंता वाली बात है। अब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की बात करें फॉर इंडिया के लिए, तो enhance its geopolitical and financial influence in global forum like the G20 BRICS, IMF, improve investor confidence and attract higher level of foreign direct invest. FDI हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आएगा, हम FDI को क्या करेंगे? देश में लेके आ पाएंगे। Strength is bargaining power in international trade and climate negotiation. ब्लास्टर प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विकसित भारत, जो विकसित भारत का विजन है, डेवलपमेंट नेशन बाय 2047, ये सक्सेसफुल हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट देख, अब फॉर जापान अंडरस्कोर
The urgency of deep structural economic reform highlight the need to stabilize the yen and address demographic challenges. Suggest that review immigration policies may be essential to sustain long-term competitiveness. अब देखो फैक्टर बिहाइंड जापान डिक्लाइन, जो जापान फिफ्थ नंबर पे चला गया, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या, उसके पीछे के फैक्टर देखें, येन डिप्रिसिएशन. Japan's nominal GDP has declined in dollar terms primarily due to the significant depreciation of Japanese yen. जो जापान का रुपया, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे उनकी करेंसी येन है, डॉलर के मुकाबले जैसे उनका डाउनफॉल हो गया है. जैसे हमारा रुपया अभी 80 to 85 के बीच में है, अगर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 95 के करीब चला जाता है, 98 के करीब चला जाता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. तो जो ये येन है, येन का डिप्रिसिएशन, जो येन है वो डाउन चला गया, इसलिए ये भी यहाँ पे एक फैक्टर के रूप में आया है. राइट. अब स्टिंगन growth, the country continues to experience minimal or near zero GDP growth, further weighted down by deflationary trend and rapidly again population. देखो जो जापान की पॉपुलेशन है वो स्टक हो गई है, ठीक है, वहाँ 30 साल के ऊपर के लोग हैं. जो हमारे यहाँ की जनरेशन है वो यंग जनरेशन है, 20 22 25 साल के हमारी यूथ जनरेशन है, और यहाँ की जो क्या है स्टक हो गई. अब यहाँ पे लोग शादी कर रहे हैं, बच्चे मना रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है ना, सेविंग नहीं हो रही है. राइट. अब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात करो, जापान इज ग्रैपलिंग विद डीप रूटेड इश्यूज सच एज लेबर शॉर्टेज. हमारे यहाँ बहुत लेबर है, बट जापान में क्या है, लेबर की शॉर्टेज है. डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स and restrictive immigration policies, all of which constrain its long-term economic growth. ये देखो इनका ग्राफ देखो जापानीज का किस तरह से गया है, येन कैसे डाउन हुआ है. ठीक है. अब रीजन बिहाइंड इंडियाज इकोनॉमी एसेंट सस्टेन हाई जीडीपी. The IMF forecasts India's GDP to grow by 6.2% 2025, 6.3% 26, making it the fastest growing major economy. This comes on the heels of a strong performance in 2023 to 24, with growth estimated around कितनी है 7.6%. Strong domestic reform की अगर बात करें कि key structural reforms such as international GST, आधार लिंक सिस्टम एंड राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट, जो हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट है वो राइज करेंगे. जैसे दिल्ली में तो आप कोई पैसे लेके ही नहीं चलता है ना, सारा डिजिटल ही है. अब छोटे छोटे सिटीज की तो अलग बात हो गई, विलेज में अलग बात हो गई कि लोग कैश लेके चलते हैं, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल कैशलेस हो गया, यहाँ पे कोई कैश लेके नहीं चलता. एडिशनली कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम हैव boosted domestic and foreign investment. Resilient demographic की अगर हम बात करेंगे तो India benefit from a young growing workforce and expanding middle class and rising consumer demand, factor that continue to drive long term economic momentum. ठीक है, ये सब फैक्टर. एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज जो है वो हमारी बूम पे चली गई है. India's export in IT, pharmaceutical and other services sector continue to perform robustly. ठीक है. न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद रीजन्स लाइक यूरोप के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैव सिग्निफिकेंटली बूस्टेड ट्रेड वॉल्यूम. कैपिटल इनफ्लो की अगर हम बात करें तो राइजिंग फॉरेन डायरेक्ट एंड FDI को अट्रैक्ट किया है, बहुत सारी FDI हमारे यहाँ आ रही है. एंड ग्रोइंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इन इंडिया, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जागा है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे अभी अभी एक हाल का एग्जाम्पल ले लो कि यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, उन्होंने एप्पल की कंपनी को, एप्पल के CEO को बोला कि आपने चाइना में अपना हब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना लिया तो ठीक है, लेकिन आप इंडिया में मत बनाइए. आपको जो इन्वेस्ट करना है आप कहाँ पे इन्वेस्ट करिए, आप यूएसए में इन्वेस्ट करिए. लेकिन देखा जाए कंपनी के पर्पज से कि इंडिया में लेबर जो है ना वो बहुत सस्ती मिलती है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा सस्ता है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टर्स को. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ती है. अब फॉर ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करेंगे कि दिस marks a significant power shift toward Asia, with India now emerging as a new economic pole alongside China rather than being overshadowed by it. देखो चाइना में अभी क्या है, यहाँ पे जैसे कि एप्पल का जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की वो चाइना में लगी, वहाँ भी क्या होता है कॉस्ट बहुत ज्यादा है. इंडिया में सस्ता लेबर है, सारी चीजें सस्ती है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर कहाँ यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, रेदर देन चाइना.
Multinational corporations are increasingly adopting China plus strategy to diversify their supply chain. India has become the primarily beneficiary of this shift, right? अब देखो, अब रीजन क्या है? India's income inequality is now worse than under British rule. New report says. एक तरफ तो इंडिया में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और दूसरी तरफ वही नाले के पीछे झोपड़पट्टियां हैं, स्लम है ना? अब यहाँ पे बोला गया नॉट ओनली द साइज ऑफ इकोनॉमी मैटर बट ऑल्सो द शेप ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो मैटर, है ना? कि सिर्फ साइज ही मैटर नहीं करता, जो शेप है, जैसे एक तरफ ये इंडस्ट्री लगी हुई है, एक तरफ ये क्या है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, इनको भी तो, इनकी भी इनक्वालिटी को दूर करना है, इनको भी समान पेज पे लाना है, समान ग्राफ पे लाना है ना? ये क्या है, थोड़ा चिंता का विषय है, इस पे भी काम करना है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली इंडिया बन गई है 4th नंबर की इकोनॉमी, 2027 में 3rd नंबर पे चले जाएंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है, देश के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है ना? तो इसी तरह आप हमारे करंट के सेगमेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।